हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में देखते हैं 2015 के एग्जाम में जो जूलॉजी का थर्ड पेपर पूछा गया था, तो जूलॉजी के थर्ड पेपर पर बात करने वाला है। तो चलिए फर्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए तो उन्हीं सवालों पर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों आज की क्लास में 2015 में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्लास की आज आप सभी के सामने पेश हो रही है। तो चलिए दोस्तों क्लास में फर्स्ट सवाल रखा है दोस्तों, कोशिका झिल्ली में प्रोटीन एवं वसा की संरचना कैसी होती है। कोशिका झिल्ली होती है तो उसमें प्रोटीन और वसा की संरचना किस प्रकार की होती, कैसी होती है, उसके बारे में दोस्तों सवाल पूछा गया है। तो दोस्तों प्रोटीन संगठन के आधार पर प्रोटीन संरचना दो प्रकार की होती है। प्रोटीन की जो संरचना होती है तो संरचना के आधार पर, संगठन के आधार पर दो प्रकार की इसकी संरचना होती है प्रोटीन की। पहली संरचना है प्रोटीन की बाह्य परिधीय प्रोटीन। कैसी? बाह्य यानी कि बाहरी परत की ओर पाई जाने वाली बाह्य परिधीय प्रोटीन। ये झिल्ली की सतह पर होने के कारण इनको झिल्ली से आसानी से विलगित यानी कि अलग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए स्पेक्ट्रिन यानी कि दोस्तों बाह्य परिधीय यानी कि किसी भी, जैसे झिल्ली है तो झिल्ली की सतह पर जो सतह पर होने के कारण इसको क्या कहते हैं, आसानी से अलग किया जा सकता है, यानी कि झिल्ली की सतह पर पाई जाती है बाह्य परिधीय प्रोटीन। उदाहरण के लिए स्पेक्ट्रिन है। एक है आंतरिक यानी अंदर में पाई जाती आंतरिक समाकलित प्रोटीन, आंतरिक कहो या फिर समाकलित जुड़ी हुई प्रोटीन कहो। ये प्रोटीन लिपिड की द्विपरत में प्रवेश करती है। लिपिड की द्विपरत होती है तो उसमें प्रवेश कर जाने के कारण हमेशा झिल्ली के साथ में विद्यमान रहती है, यानी कि झिल्ली के साथ में सटी हुई रहती है। उदाहरण के लिए रोडोप्सिन, ठीक है, उदाहरण के लिए रोडोप्सिन बाह्य प्रोटीन का उदाहरण है दोस्तों। स्पेक्ट्रिन क्या है? स्पेक्ट्रिन बाह्य प्रोटीन परिधीय प्रोटीन का उदाहरण है और आंतरिक परिधीय प्रोटीन का उदाहरण है रोडोप्सिन। तो दोस्तों वसा के बारे में बात करें तो कि कोशिका झिल्ली के अंदर जो वसा, हमने प्रोटीन की मात्रा तो पढ़ ली, एक बाह्य प्रोटीन होती है, एक आंतरिक प्रोटीन होती है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं वसा के बारे में दोस्तों। तो वसा प्रमुख लिपिड अवयव फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और गैलेक्टोलिपिड है दोस्तों। यहाँ पर वसा के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो अगर हम कोशिका झिल्ली में वसा की बात करें तो लिपिड अवयव फॉस्फोलिपिड कहो, फॉस्फोलिपिड दोस्तों ये वसा है, कोलेस्ट्रॉल है, गैलेक्टोलिपिड है। आंतरिक झिल्ली में लिपिड केवल फॉस्फोलिपिड के रूप में पाई जाती है। आंतरिक झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली की आंतरिक झिल्ली होती है, उसमें फॉस्फोलिपिड प्रोटीन ही पाई जाती है, फॉस्फोलिपिड वसा ही पाई जाती है दोस्तों, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेकंड सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि प्राथमिक सक्रिय अभिगमन क्या होता है। दोस्तों बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल है कि प्राथमिक सक्रिय अभिगमन आखिर होता क्या है। प्राथमिक सक्रिय अभिगमन ऊर्जा की उत्पत्ति सीधे ही एटीपी के रूप में, यानी कि प्राथमिक सक्रिय अभिगमन में ऊर्जा की जो उत्पत्ति है वो सीधे ही एटीपी के रूप में टूटने से होती है। जब किसी क्रियाविधि में, जब कोई क्रियाविधि होती है तो उसमें रासायनिक ऊर्जा एटीपी के रूप में उपयोग में होती है तो उसे प्राथमिक सक्रिय परिवहन कहते हैं। यानी दोस्तों सीधे सीधे हम कहें तो प्राथमिक सक्रिय अभिगमन क्या होता है कि प्राथमिक सक्रिय अभिगमन होता है तो उसमें ऊर्जा की उत्पत्ति एटीपी के रूप में टूटने से होती है, तो वही क्या होता है, प्राथमिक सक्रिय अभिगमन होता है। तो चलिए दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व है। अर्धसूत्री विभाजन दोस्तों, विभाजन कई प्रकार के होते हैं, अर्धसूत्री, असूत्री और समसूत्री। दोस्तों तीन प्रकार के विभाजन होते हैं, लेकिन ये अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है इसके बारे में दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे। अर्धसूत्री विभाजन वो होता है जिसमें, जैसे कि अगर हम बात करें कि जननांग कोशिका होती है तो उसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक। तो समसूत्री विभाजन कहाँ पर होगा, जैसे कि हमारे शरीर का कोई भी कायिक पार्ट है, जैसे कि हाथ है, पैर है, तो ये हमारे शरीर के कायिक पार्ट है। तो इनमें अगर कहीं पर चोट पहुंचे और वापस उसकी भरपाई होती है तो वहां पर कौन सा, समसूत्री विभाजन होता है। और छोटे मोटे जीवाणु और कीटाणु, विषाणु, इनमें जो विभाजन होता है और एक विषाणु से अनेक सारे विषाणु बन जाते हैं तो उसमें कौन सा, असूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन के बारे में बात करें तो ये गुणसूत्रों से संबंधित होता है कि गुणसूत्रों की संख्या है वो नर से और मादा से दोनों से आधी आधी आती है और पूरी बन जाती है। तो इस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो चलिए इसका महत्व क्या है इसके बारे में दोस्तों डिस्कशन करते हैं। इसका महत्व गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या में एक गुणित अथवा अगुणित यानी कि साधारण संख्या का आधा हो जाना है। दोस्तों सीधी सीधी बात हो रही है कि इसका जो महत्व है गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या से एक गुणित अथवा अगुणित यानी कि साधारण संख्या का आधा, जो साधारण संख्या होती है उसका आधा हो जाता है। निषेचन के समय नर व मादा जनन कोशिकाओं के संयोग से
गुणसूत्रों की संख्या पुनः द्विगुणित हो जाती है और प्रत्येक जाति की गुणसूत्र संख्या हमेशा निश्चित होती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर मानव में अगर हम मानव की बात करें तो मानव में अगर गुणसूत्रों की बात करें तो कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। तो नर में यानी कि मानव नर में 46 गुणसूत्र और मादा में 46 गुणसूत्र। 46 में से अर्धसूत्री विभाजन होगा, नर में से 23 गुणसूत्र आएंगे और मादा में से 23 गुणसूत्र आएंगे और उन 23 ये गुणसूत्र आए तो इसको वापस मिलाएंगे तो एक भ्रूण का निर्माण हो जाएगा, यानी कि एक और भ्रूण मनुष्य का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार ये अर्धसूत्री विभाजन से एक से दूसरी कोशिका या फिर हम कह सकते हैं जीव का निर्माण होता रहता है, भ्रूण का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार ये अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी कि एक निश्चित जो गुणसूत्रों की संख्या होती है तो उसकी आधी जनसंख्या अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी संचरित होती रहती है। तो यही क्या होता है, इसका महत्व है इस अर्धसूत्री विभाजन का। तो दोस्तों गुणसूत्रों में नए संयोग का होना, दोस्तों गुणसूत्रों में नए संयोग का होना भी अर्धसूत्री विभाजन के एक गुणसूत्र जोड़ी एक गुणसूत्र के स्पेंडल के ध्रुव पर दूसरे सदस्य के ध्रुव पर पश्चावस्था में पहुंचने से होता है। गुणसूत्रों के हिस्सों का सिनेप्सिस के समय आदान प्रदान होता है, जब निषेचन होता है तो उसी समय गुणसूत्रों का आदान प्रदान होता है। तो दोस्तों युग्मकों की शुद्धता की नियम की विवेचना कीजिए, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट बनता है कि प्रत्येक पादप युग्मकों की शुद्धता की बात हो रही है तो प्रत्येक पादप प्राणी में अनेक लक्षण अभिव्यक्त किए जाते हैं। प्रत्येक लक्षण एक जीन युग्म द्वारा नियंत्रित होता है। प्रत्येक जो लक्षण होता है, हर किसी युग्मक का प्रत्येक लक्षण होता है वो किसी जीन के द्वारा निर्धारित होता है। जब तक ये जीन जंतु अथवा पादप के भीतर है, ये शुद्ध रूप से उपस्थित रहते हैं, कभी संदूषित नहीं होते। युग्मकों के निर्माण के समय युग्मित जीन अथवा कारक पृथक होकर भिन्न भिन्न युग्मकों में प्रवेश करते हैं। युग्मक निर्माण के समय युग्मक जीन अथवा कारक पृथक होकर भिन्न भिन्न युग्मकों में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक युग्मक में युग्मित जीन में से केवल एक ही जीन उपस्थित होते हैं। यानी कि दोस्तों इस प्रकार प्रत्येक युग्मक में, हर एक युग्म में युग्मित जो जीन होता है उनमें से एक ही जीन है वो उपस्थित होता है। ये जो निर्धारित लक्षण है वो प्रकट करने की सामर्थ्यता है। अतः युग्मकों का निर्माण के समय किसी भी लक्षण के लिए उत्तरदायी जीन पृथक होना विभिन्न युग्मकों में प्रवेश करते हैं। इसे ही मेंडल का पृथक्करण नियमन कहते हैं। तो दोस्तों यही युग्मकों की शुद्धता ज्ञात करने का एक संक्षिप्त क्या है क्राइटेरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुणसूत्र विपतन की संक्षिप्त में विवेचना कीजिए। गुणसूत्र विपतन होता क्या है? दोस्तों जीनों में होने वाले आकस्मिक परिवर्तन को उत्परिवर्तन करते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि कोई भी जीन है, गुणसूत्रों के अंदर जीन होते हैं तो उस जीन में अचानक हुए परिवर्तन क्या कहलाते हैं? उत्परिवर्तन कहलाते हैं। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सेम टू सेम जीन तो चलते हैं, गुणसूत्र तो चलते हैं, लेकिन अगर उसमें अचानक परिवर्तन आता है, अचानक उसकी आंखें, उसकी जो शरीर है वो एकदम अलग हो जाता है, यानी कि उसमें क्या होता है, गुणसूत्र में क्या होता है, जीनों में क्या होता है, आकस्मिक अचानक से परिवर्तन हो जाए और यही क्या आता है, लक्षण उसको हमारे सामने आता है। जब यह परिवर्तन गुणसूत्रों में होते हैं तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन या विपतन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, गुणसूत्र की संख्या में होने वाले परिवर्तन तथा गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन होने में पुनः व्यवस्था। यानी कि ये दो प्रकार के गुणसूत्रों में ये विपतन होता है या फिर उत्परिवर्तन होता है गुणसूत्रों में। गुणसूत्र की संख्या में होने वाले परिवर्तन, तो उसमें हम कह सकते हैं गुणसूत्रों में अगर गुणसूत्रों की संख्या, जैसे कि मानव है तो मानव के गुणसूत्र 46 होते हैं, तो 46 गुणसूत्रों में से अगर गुणसूत्र बढ़ गया तो भी वो सिंड्रोम में आ जाएगा, एक रोग बन जाएगा। अगर 46 गुणसूत्रों से एक घट गया यानी 45 हो गए तो भी एक प्रकार का रोग हो जाएगा। तो इसलिए 46 गुणसूत्र होंगे तो उन्हीं में दोस्तों क्या होता है, परफेक्ट रूप से पूरे शरीर का निर्धारण फिक्स होता है। लेकिन कम ज्यादा है तो वो सिंड्रोम के रोग में आ जाता है, तो उसमें कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई रोग देखने को मिलता है। गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन या गुणसूत्र की जो पुनः व्यवस्था है तो उसी के अंतर्गत ये आता है। तो दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक। हमने जो पढ़ा वो बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए था, साथ ही साथ में बीएससी बीएड सेकंड ईयर वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास थी। तो दोस्तों आपको अगर क्लास पसंद आई है तो दोस्तों छोटा सा अच्छा सा बहुत ही अच्छा कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। इस सेशन को दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, अपने जिगरी साथी के साथ में शेयर करें, ठीक है। और साथ ही साथ में दोस्तों मैं कहूँगा कि आप अगर सॉल्व पेपरों पर डिस्कशन करना चाहते हैं पूरे 2015 से लेकर 2020 तक के, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लें और अच्छा कमेंट कीजिए। तो तब तक के लिए अनुमति दीजिए आपके अपने दोस्त को। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। अगली क्लास में मिलता हूँ इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तो दोस्तों
अब मिलते हैं अगली क्लास में।